अस्सलाम वालेकुम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है कि भारत जो है वो रूसी तेल ख़रीद रहा है, ना सिर्फ अपनी ज़रूरियात के लिए बल्कि उसको रिफ़ाइन करके ओपन मार्केट में सेल भी कर रहा है। ये काफ़ी अरसे से काम ये चल रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद, वो रिफ़ाइनिंग के बाद जब उन्होंने रूस का तेल यूरोप ने ख़रीदना बंद कर दिया था, तो उसी रूसी तेल को रिफ़ाइन करने के बाद भारत उनको बेचता रहा है, तो वो सिलसिला अभी भी जारी है। तो ट्रंप कहते हैं कि ये तो यूक्रेन वॉर को फ़ंड करने के बराबर है और वो टैरिफ मज़ीद आयद करेंगे, मज़ीद जुर्माने आयद करेंगे भारतीय ट्रेड के ऊपर। और ये पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुक़ क्या बनेगा आइंदा आने वाले दिनों में, ये कहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी कुछ ऐसा है नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर सकें कि ये लाइन टो कर रहे हैं तो कल पाकिस्तान के ताल्लुकात की नौयत क्या होगी। लेकिन इस वक्त जो अमेरिका और भारत के मामलात हैं वो काफ़ी टेढ़े हैं। डिफेंस परचेजेज़ में भी लड़ाई है, बायलैटरल ट्रेड में भी लड़ाई है, और सबसे बड़ी लड़ाई जिसके ऊपर इनका आपस में ज़्यादा कन्फ्रंटेशन होने का इम्कान है वो है ब्रिक्स का वो मॉडल, जिसमें लोकल करेंसीज़ में या डॉलर के मुतबादल एक करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग के लिए चाइना, रशिया, ब्राज़ील और इंडिया मिल के प्लान कर रहे हैं कि डॉलर की बजाय अपनी मुकामी करेंसीज़ के अंदर ट्रेड करेंगे या डॉलर की मुतबादल करेंसी ले आएंगे, युआन के साथ डील करना शुरू कर दें, या इंडिया की कहे कि हम मुकामी करेंसी देंगे, उधर से आप अपनी करेंसी लें, जो बैलेंस होगा उसको कर लेंगे। डॉलर उससे आउट हो जाता है। डॉलर जहां आउट होता है वहां अमेरिका का जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर कंट्रोल है वो डिसरप्ट हो जाता है। और ये शायद वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर हमारा पानी रोका तो इट वुड अमाउंट टू एन एक्ट ऑफ वॉर, तो अमेरिका के लिए भी डॉलर के मुतबादल करेंसी का जिक्र करना एन एक्ट ऑफ वॉर ही है, क्योंकि उसका जो ग्लोबल कंट्रोल है इस वक्त उस डॉलर के इर्द गिर्द जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का जितना डेट है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, जितनी ऑयल की इंटरनेशनल ट्रेड हो रही है वो डॉलर्स में हो रही है। तो ब्रिक्स का जो मॉडल है जिसमें पीछे जो फोर्स है इस वक्त वो चाइना और रशिया है, लेकिन उसमें ब्राज़ील और इंडिया भी शामिल है, वो जाता ही डॉलर के मुतबादल की तरफ है। चाइना ने पिछले कुछ अरसे में ढेरों ढेर गोल्ड ख़रीदा है। गोल्ड की प्राइसेस दुनिया सारी में जो चढ़ी हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं चढ़ रही, डॉलर कमज़ोर हो रहा है दुनिया में और चाइना हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है गोल्ड के अंदर। पहले वो यूएस ट्रेजरीज़ में इन्वेस्ट करते थे, अब यूएस ट्रेजरीज से वो ख़ुद को फेज़ आउट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं और गोल्ड को वो बाय कर रहे हैं। और यहाँ से वो कॉन्सेप्ट जो है तकवीत पकड़ता है कि मुस्तकबिल करीब में ब्रिक्स वाली जो कंट्रीज़ हैं या इसके जो रुकन ममालिक हैं वो डॉलर के मुतबादल करेंसीज़ की तरफ जा सकते हैं। और यही वो ख़तरा है जो अमेरिका भांपते हुए रोज़ाना एक मोदी की तरफ बयान जो है उसको फायर कर रहा है। देखते हैं कि इसका अंजाम क्या होता है। लेकिन ये जो टैरिफ वॉर है ये कुछ लोगों की इकॉनमी को तबाह करके जाएगी, जिसमें ख़ुद अमेरिका भी शामिल हो सकता है। जितने टैरिफ्स अब बढ़ाए जाए उतनी कॉस्ट ऊपर जाई जाती है और अंजाम उसका कभी बेहतर नहीं निकलता। आज के प्रोग्राम में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो दो इशूज़ के ऊपर। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त की प्रोटेस्ट कॉल दी है और 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर के तौर पर पाकिस्तान में मनाया जाता है। 5 अगस्त 2019 को ही कश्मीर की उस खुसूसी हैसियत को भी भारत ने ख़त्म कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त, और उससे कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिका से इमरान खान विज़िट करके ट्रंप के साथ वापस आए थे और उनका वर्ल्ड कप के फ़ातह के तौर पर एयरपोर्ट के ऊपर इस्तकबाल किया गया था। तासुर ये दिया गया था कि ट्रंप के साथ मुलाकात में जो कश्मीर का जिक्र हुआ है, मसला कश्मीर हल की तरफ जाने वाला है। लेकिन हुआ क्या था कि वो वापस आए तो उसके बाद ही आर्टिकल 370 और 35A उसका खात्मा कर दिया गया और अब वहाँ पे भारतीय फ़ौज बैठी हुई है कब्ज़ा करके। वहाँ जो लोकल पॉपुलेशन के अंदर हिंदू पंडित्स को भी वो डाल रहे हैं ताकि मुसलमानों की जो अक्सरियत है उसको कंट्रोल किया जा सके या अपना डोमिनेंस वहाँ से बढ़ाया जा सके। तो इस तरह की सूरत हाल तब से है। लेकिन क्या ये 5 अगस्त 2019 से पहले हमारी तब की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मालूम नहीं था? वो दोनों को मालूम था। और उससे पहले एक फॉरेन अफेयर्स के ऊपर नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी में ये मसला सामने आ भी चुका था, लेकिन उसको यूं करके खामोशी के साथ दबाया गया था कि किसी को पता ही ना चले। और सेलिब्रेशन ये मनाई जा रही थी कि ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र कर दिया तो पता नहीं हम फतह के झंडे गाड़ने ही वाले हैं। तो हमें अमेरिका के साथ मामलात में, वो तब भी प्रेसिडेंट ट्रंप ही था अमेरिका का, आज भी ट्रंप ही है, बहुत एहतियात करनी चाहिए। तो कल वाले दिन में PTI का प्रोटेस्ट भी, यौम इस्तेसाल कश्मीर भी, उस पर भी बात करेंगे। और दूसरी तरफ एक हमारे साथ 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से पहले भी 1-2 दफ़ा प्रोग्राम में तज़किरा हुआ कि आज फिर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने खबर फाइल की है कि सियासी जमातों के साथ रायनामा हमवार करने की कोशिश की जा रही है 27वीं आइनी तरमीम के लिए। तो उनसे मैंने पूछा कि 27वीं आइनी तरमीम में करेंगे क्या, क्योंकि कई चीज़ें हैं उसमें तो जिनके ऊपर गॉसिप चल रही है, उसमें से क्या कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो 18वीं आइनी तरमीम के ऊपर, जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, उसके ऊपर रायनामा हमवार की जाएगी। अगर मामला दुरुस्त हो गए तो चीज़ आगे चलाई जा सकती है। NFC अवार्ड एक बड़ा मसला हो सकता है जिसको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन 2-3 चीज़ें वो बहुत ही टेढ़ी हैं। इस्टेब्लिशमेंट के सियासी मामलात
के अंदर वो चीज़ें आ जाएंगी जहाँ दोनों का इत्तेफाक राय हो जा वहाँ रास्ता निकल आएगा। सर्विसेज चीफ की तैनाती और रीअपॉइंटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्या आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना है या नहीं देना, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स की मुद्दत मुलाजमत और तैनाती का तरीका का, और आइनी अदालतों का क़याम, ये 3-4 चीज़ें वो कहते हैं उसके अंदर शामिल है। बाज़ लोग इसके अंदर हमारे प्रोग्राम में JUI से एक दिन एक रहनुमा थे, तो उन्होंने कहा कि इसके अंदर ये जो मिनरल्स वगैरह की तलाश है या रेयर अर्थ की तलाश है, इसके हवाले से भी फेडरल कंट्रोल का जिक्र आ जाएगा। इसी तरीके से जो खुसूसी हैसियत थी, फाटा एरियाज़ को मर्जर किया गया था KP के अंदर, उसके ऊपर भी बाज़ चीज़ें जो है वो डिस्कस की जा सकती हैं। ये क्या सलाहियाँ हैं, जब तक सब्जेक्ट आपके पूरा तफसील के साथ सामने ना हो, उसके ऊपर हतमी तौर पर खबरियत के ऊपर राय देना काफ़ी मुश्किल होता है। आज के प्रोग्राम में शुक्र है गुफ्तगू के लिए बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा अहमद बिलाल महबूब साहब सदर पिलडेट वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद। डॉक्टर तारिक साहब, पहले 27वीं तरमीम से शुरू कर लें, क्या जहन में है इसका खाका, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होना शुरू हो गया, तो कुछ तो राय दीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सबसे पहली बात तो ये है कि अभी कोई ऐसा खाका जो है वो तैयार नहीं है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है कि हम 27वीं तरमीम करने जा रहे हैं आइन में। लेकिन जो आपने चंद बातें की हैं, मैं ये अर्ज़ करूँ कि देखें, जो आइन पाकिस्तान है वो एक ज़िंदा दस्तावेज़ है, इट्स अ लाइव डॉक्यूमेंट, और वक्त के साथ साथ जो जो सूरत हाल पैदा होती है, चैलेंजेस पैदा होते हैं मुल्क के अंदर, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, पार्लिमान के अंदर, तो उसमें कोई बेहतरी लाने के लिए आइन में तरमीम इससे पहले 26 हुई हैं, तो 27वीं का जिक्र हो रहा है, और अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो यकीनन वो की जाएगी। लेकिन इस वक्त तक कोई इसके खदोखाल वाज़ेह नहीं है। जो आपने चंद बातें की हैं, इसमें जो मीडिया पे इस वक्त डिस्कशन हो रही है, इससे पहले आपको याद है ये डिबेट शुरू हो गई थी, जनाब प्रेसिडेंट जरदारी इस्तीफ़ा दे रहे हैं, 27वीं तरमीम आ रही है, कुछ भी नहीं। मैंने तो आपके प्रोग्राम में भी पहले कहा था कि ये सब बिल्कुल बेबुनियाद है और ये सब मन गढ़त है, और ये एक अफवाह है जो कि उस वक्त की अफवाह का जो हिस्सा था ना, वो ये था कि ये जो रिटायरमेंट के बाद 2 साल की मैंडेटरी आपको ब्रेक चाहिए होती है, उस ब्रेक को ख़त्म किया जा रहा है, और कोई भी रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद अगर सदर भी बनना चाहे तो बन सकता है। सरकारी मुलाजमीन के 2 साल की वो जो उसको ख़त्म करने के लिए अफवाह थी, उस वक्त अफवाह थी, खबर नहीं। ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये भी अफवाह ही थी। तो इसी तरह अब ये जो चीज़ें हो रही हैं कि जी आप शायद कोई, लेकिन अभी इन चीज़ों के ऊपर तो आपके जो स्टैंडिंग कमेटीज़ के लोग हैं और मुख्तलिफ लोगों से, मैंने मुख्तलिफ लोगों से पूछा है, तो वो तकरीबन सारों ने ये पॉइंट्स जो थे सामने रखे हैं कि इन नुकात पे बात होगी। अब जो जिन मौज़ूआत का आपने जिक्र किया है ना, मौज़ूआत यही हैं जिनका मौज़ूआत का आपने जिक्र किया है, इस वक्त वो पाकिस्तान का फ्यूचर भी हैं, और उन्हें बेहतर बनाने के लिए अगर उसमें कुछ चैलेंजेस हैं और उनको दुरुस्त किया जा सकता है तो ज़रूर करना चाहिए। यार पाकिस्तानी ये चाहेगा। लेकिन अभी 27वीं आईनी तरमीम का टेक्स्ट फाइनल नहीं है, बुनियादी टेक्स्ट भी फाइनल नहीं है, और अभी जो है उसके बुलेट पॉइंट्स भी फाइनल नहीं है। ये एक आप ये कहें कि वेग सी एक सिचुएशन है कि जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इनिशिएटिव्स मौजूदा गवर्नमेंट ले रही है, वो आपकी मैरीटाइम इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री में है, वो आपकी तवानाई में है, वो आपकी ज़राअत में है, वो आपकी माइंस एंड मिनरल्स में है, ओवरसीज़ का जिस तरह हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ जो एंगेजमेंट्स हो रही हैं, ये सारी, और उसका आपको जिस तरह आपने बैनुल-अक़वामी जिक्र किया कि वहाँ पे पॉलिटिक्स किधर जा रही है, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, वो चैलेंजेस क्या हैं, तो ये सारी कैफियत जो है उसको पाकिस्तान बहुत बारीकी से देख रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का इस खत्ते में सर उसको आपने 27वीं तरमीम में थोड़ा डालना है आपने। नहीं, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर उस रास्ते के अंदर कोई चीज़ दुरुस्त करनी पड़ी तो वो 27वीं तरमीम में डाल सकती है। मैं ये बात कर रहा हूँ। उमैर साहब आप बताइए जी, ये क्या करने वाले? देखें, इस तरह के खदो खाल अगर इतनी चीज़ों को जहाँ अगर ये छेड़ने जा रहे हैं तो ये तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट तो नहीं रहेगा, ये तो एक लिविंग डॉक्यूमेंट को मारने की साजिश ज़रूर हो सकती है। देखें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज ज़रूर आती है, हर कोई रियलाइज़ करता है, और पास में ये भी है कि पास की जो रिक्वायरमेंट हो आज शायद वो रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, मगर आप समझें कि सारी चीज़ हम सर NSE के जो अवार्ड का फार्मूला है उसको तो रिविजिट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं पर्सनली फील करता हूं, मैं आपके साथ हूँ, इसके साथ हूँ, मगर आप साथ हैं ना? बिल्कुल, मैं इस चीज़ पे साथ हूँ। बाकी चीज़ें मुतनाज़ हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। देखें, NFC अगर अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन सूबों को जाती है तो उसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए सूबे के लेवल पे कम अज़ कम। होता क्या है, सूबे को आपने हिस्सा दे दिया, क्या सूबे में तमाम ज़िले बराबर नहीं है? क्या उनकी बराबर की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए? क्या सारे का सारा फंड लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में रखना है? आप खुद देख लें, इस 3 किलोमीटर के पैच में बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगे। क्या और ये कैपिटल टेरिटरी में एरियाज़ नहीं थे जिनमें ये पैसे लग सकते थे? NSE अवार्ड के नीचे सूबों के साथ प्रोविंशियल जो फाइनेंस कमीशन
बनने चाहिए थे ना, वो डिस्ट्रिक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए और लीस्ट डेवलप्ड जो आपके एरियाज़ हैं उनकी अपलिफ्ट के लिए, वो प्लान सूबों में है ही नहीं है। वो है ही नहीं, और ये चीज़ मॉनिटर होने वाली बात है। देखिए ना, कोई भी अगर सीएम बन जाता है तो सीएम वो एक ज़िले का तो नहीं होता। सपोज़ आप हमारी एग्जांपल उठा लें, क्या हमारे दौर में क्या खाली डीजी खान का हक था, बाकी पंजाब का हक नहीं था? क्या अब खाली लाहौर का हक है? तो बाबू साहब ने डीजी खान में भी कुछ नहीं था किया, मगर जो भी एक सोच रही तो उसी तरह रही ना। साथ अगर दूसरे अजला थे, लिया को भी तो उसी प्रोग्रेस करना चाहिए था, मगर हमारी तवज्जो उस तरह से नहीं रही। देखिए, अब करने की बात यह है कि सारी इकाइयाँ बराबर हैं। अगर 25 करोड़ आवाम की बात कर रहे हैं, सारों को बराबर की डेवलपमेंट देनी है, मगर हम उस तरफ नहीं सोच रहे। हम अब क्या करना चाह रहे हैं, तैनाती का तरीकाकार उसको रिविजिट करना चाहिए। देखिए, इसको ओवरऑल आप देखें, अगर एक सोच रहे हैं कि एक पर्सन के हाथ में है तो वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है अभी, अगर प्राइम मिनिस्टर है, मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की जो जमात है इनके सामने एक तजवीज़ है, कमेटी शेटी बना दें जिसमें कोई डिफेंस मिनिस्टर, कोई इस तरह से नहीं। देखें, अगर कमेटी उधर ही की बनानी है, आप ओवरऑल पार्लियामान की क्यों नहीं बनाते? देखें, एक इतनी वाइटल पोजीशन है, अपोजिशन लीडर को उसका हिस्सा बना दें। 100%। अगर इलेक्शन कमीशन की तैनाती में हो सकता है तो इसमें क्यों नहीं हो सकता? तो फिर डिपेंड करेगा कि अपोजिशन लीडर कौन है। अगर इमरान खान है फिर नहीं हो सकता। अगर कुछ शरीफ आदमी, भला आदमी जो आराम से मान ले, जो आराम से मान ले, फिर ठीक है। ठीक मिसाल दी कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती के लिए अपोजिशन लीडर का जो रोल है वो मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के मुताबिक होनी है। इसी वजह से वो तैनाती जो है ना, नई तैनाती अभी तक जो है वो सर्द खाने में पड़ी हुई है। तो आपने डर क्योंकि इनकी तरफ से बिल्कुल नॉन कॉपरेशन है, उसमें नॉन कॉपरेशन की तरह आपने हमारा ऑपोजिशन लीडर ही पार्लियामेंट से बाहर भेज दिया। अब जिस चीज में रोल बढ़ाएंगे हम लीडर ऑफ अपोजिशन का, वो सारी चीजें जो हैं वो रुक जाएंगी, क्योंकि काम तो करना है। आपके अपोजिशन लीडर को उस कमेटी का हिस्सा बनाया जा सकता है, प्रोवाइडेड को अपोजिशन लीडर डॉक्टर तारिक साहब को पसंद हो। अगर पसंद नहीं हो फिर नहीं बनाया जा सकता। पसंद नहीं होगा तो उसको 10 साल सजा दे देंगे, वो मुश्किल क्या है। अहमद बिलाल महबूब साहब, ये जो 18वीं आईनी तरमीम वाला मामला था, ये उसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का माजी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात आते रहे, लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से अभी तक चलाए जा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बाकी इश्यूज़ में तो नज़र नहीं आती। NFC वाला एक मामला है जिसको इन्हें रिविज़िट करना चाहिए। लेकिन अब 3-4 चीज़ें आ गई हैं। आपकी 26वीं आईनी तरमीम में आला अदलिया के मुतल्लिक़ सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या ये उतनी इंडिपेंडेंट अदलिया है या जितनी पहले थी, या हमने बिल्कुल इसका रास्ता काट दिया आगे बढ़ने की, या आज़ादी इसकी के ऊपर सलब कर ली है हमने। दूसरी तरफ आर्मी चीफ या दूसरे जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनकी तैनाती का तरीकाकार है। क्या इन चीज़ों के ऊपर ओपन डिबेट या कोई नई अमेंडमेंट लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये देखिए, जो 18वीं तरमीम हुई थी ना, इसके ऊपर भी कोई जनरल डिबेट नहीं हुई थी। अगरचे जनरल उसके ऊपर बाद में देखा कि बड़ा कंसेंसस था कम से कम छोटे सूबों का, लेकिन जब तक वो कमेटी आप इसको डिस्कस करती रही, इवन पार्टियों के अंदर भी लोगों को नहीं पता था कि 18वीं तरमीम क्या आ रही है। फिर वो 5 दिन डिबेट हुई नेशनल असम्बली में, और कोई इतने ही 5 या 6 दिन हुई सेनेट के अंदर डिबेट। 1/4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील हो गया। तो ओपन डिबेट तो उस वक्त भी नहीं हुई थी, चीज़ों को बहुत कॉन्फिडेंशियल रखा गया था, क्योंकि सेंसिटिव बातें, लोगों का ख्याल ये है कि अगर इतने सेंसिटिव अमूर को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा तो फिर शायद वो चीज़ें इतनी बिखर जाएंगी कि फिर वो समेटी नहीं जाएंगी। तो पब्लिक में डिबेट का हमारे यहाँ, हालांकि वो बहुत डेमोक्रेटिक था, 1 साल वो कमेटी डिबेट करती रही, तो इसलिए मुझे तो शक है कि ये पब्लिक में तो नहीं आएगी। अगर ये आएगी तो किसी कमेटी में आएगी, वो भी थोड़े दिनों के लिए आएगी। और इसमें मेरे ख्याल ये है कि आपने सही फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट के माजी में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। वो एक चीज़ पे ख़ास तौर पे रहे हैं, वो ये है कि NFC अवार्ड जो माजी में जो शेयर किसी सूबे का हो गया हो, वो आइंदा उससे कम नहीं हो सकता। तो ये जो एक शिक है, ये काफ़ी काबिल एतराज़ समझी गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, और हुकूमत के भी कुछ लोग ये कहते रहे कि ये उसके अंदर अदल करना तो NFC अवार्ड का को इजाज़त होनी चाहिए कि वो ज़्यादा कर ले, कम कर दे, लेकिन आप ज़्यादा तो कर सकते हैं, कम नहीं कर सकते। उससे जो वफाकी हुकूमत है उसको बड़ी माली तौर पर मुश्किलात दरपेश हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम छोटे सूबों के लिए जिस कदर एक सेंसिटिव मसला है, अगर उसको छेड़ा गया तो एक खाम खा की, फिर वो आपको पता है हमारे मुल्क में जो सूबाई खुद मुख्तारी है बड़ा नाजुक मामला है।
ईस्ट पाकिस्तान जो हमसे अलहदा हुआ तो उसकी बड़ी वजह यही थी कि हमने जो सूबाई खुद मुख्तारी का मामला उसे मैनेज नहीं किया ठीक तरीके से। इसलिए इसको भी मेरे ख्याल में अहमद बिलाल साहब, इसमें एनएफसी वार्ड को सिर्फ डिस्कस करें, बाकी 18वीं आईनी तरमीम के अंदर जो सब्जेक्ट डिवॉल्व होकर सूबों में चले गए हैं उनको नहीं छेड़ना चाहिए। वो तो हम बिला वजह ये भी 18वीं तरमीम में है ना एनएफसी भी, कि आप उसको कम नहीं कर सकते। वार्ड को सेपरेटली डिस्कस किया जा सकता है ना सर, उसको इसलिए कि आपका दिफाई बजट और डेट सर्विसिंग सारी फेडरल गवर्नमेंट करती है, तो आपको डिफेंस बजट या डेट सर्विसिंग का कुछ हिस्सा या इवन बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड की जो सारी फंडिंग फेडरल से जाती है, ये आपको सूबों के साथ एक्सपेंस शेयर करना पड़ेगा। अदरवाइज वफाक जो है हमेशा आपका बैंकक्रप्ट ही रहेगा, कोई तरीका नहीं है वफाक को ठीक करने का। 8% डेफिसिट, आप 8,000 अरब कर्जा लें तो तबाही का रास्ता है ना, ये रास्ता ठीक नहीं है। इसके लिए इत्तफाक राय की वही सूरत करनी पड़ेगी जो 18वीं तरमीम के लिए की गई। वो सारे छोटी जमातें, छोटे सूबों की रिप्रेजेंटेशन भी डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा थी, तो उनके इसके अंदर बाई इन बहुत था। तो अगर आप उनका बाई इन ले लेंगे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम की तरह कि लोगों को पता ही नहीं चले कि तरमीम में क्या है और वो हो जाए, तो वो ख़तरनाक होगी। ये बात आपकी सही है। जब 18वीं तरमीम हो रही थी तो रज़ा रब्बानी साहब और इसहाक डार साहब, मैंने इनके बहुत से इंटरव्यूज़ किए हैं और ये बहुत छुपा के रखी जाती थी, पार्टी के लोगों को भी तफसील नहीं बताई जाती थी, मीडिया के ऊपर इंटरेक्शन भी बहुत कंट्रोल था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर ना आए। तो मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली डार साहब से भी, रज़ा रब्बानी से, अफरा साहब खटक से, डॉक्टर आरिफ अलवी से इंटरव्यूज़ करने की। तो इत्तफाक राय सारी जमातों से किया गया था, अभी भी करना चाहिए। अभी PTI को अडियाला में बंद करके इस तरमीम को करेंगे तो कंट्रोवर्शियल रहेगी, अगर उमैर न्याजी साहब की मोहर लगवा लेंगे तो वो चीज़ काबिल कबूल हो जाएगी। अहमद साहब जी, खाली उमैर नियाज़ी साहब से मेरा ख्याल है स्टैंप लगवाना काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि बाकी तमाम इनका PTI, हाँ PTI अगर इस पे शामिल होगी, PPP शामिल होगी। लेकिन देखिए ना, छोटे सूबों के जो नुमाइंदे हैं, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा की तो PTI मौजूद है, लेकिन बलूचिस्तान की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है, सिंध की नुमाइंदगी बहुत ज़रूरी है, और वो छोटी जमातें जो अक्सरियत में नहीं भी हैं लेकिन वो बहुत वोकल हैं, जैसे BNPM है, इस किस्म की जमातें, उनको भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। तो उस तरह का इंतज़ाम, ये बहुत अच्छा मॉडल है जो 18वीं तरमीम का हुआ था। तो जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक लोगों के अंदर एक मुत्तफ़िका किस्म की तरमीम पास होना मुश्किल होगा। बताइए डॉक्टर साहब, इत्तफाक राय आपकी तो वजारत का काम ही है, ये इत्तफाक राय। बिलाल साहब ने जो बात की है मोर और लेस उन्होंने ठीक बात की है, और जो इससे पहले 18वीं तरमीम हुई, मैं उस वक्त भी पार्लियामेंट का हिस्सा था, मैं अपोजिशन का MNA था, और बड़ी थारोब्रेड जो है वो उसमें डेलिब्रेशंस हुई थी। लेकिन ये बताएं कि उसका क्रेडिट किसको जाता है? उसका क्रेडिट जाता है उस वक्त की गवर्नमेंट को, और हम अपोजिशन थे और हमने उनके साथ कोऑपरेट किया, और हम एक पॉलिटिकल जमात की तरह उस तमाम डेलिब्रेशंस का हिस्सा बने। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके लोग भी उस वक्त शामिल थे और वो भी बड़ा एक पॉलिटिकल अंदाज से उस वक्त उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त जो रवैया अपोजिशन का है, मैं बिल्कुल कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा, लेकिन हसास तरीन मौज़ूआत के ऊपर अपोजिशन जो है उसका बाइकआउट रहा है। अभी जिस तरह हालिया मुल्क में दहशतगर्दी की पूरी आपने देखा कि एक सर्ज आई है, और उसमें आपकी मुसल्लह अफवाज की तमाम क़यादत जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से और उन इक़दाम के हवाले से जो वो उठा रहे हैं, जो इस वक्त हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं, वो पार्लियामेंट को ब्रीफ़ करने आते हैं। और वो सिर्फ ब्रीफिंग वन साइडेड नहीं है, वरना तो एक रिकॉर्डेड जो है वो वीडियो भी चलाई जा सकती है। नहीं, तमाम क़यादत, फील्ड मार्शल ख़ुद, आपके DGMO, बाकी भी जो इंटेलिजेंस के सरबराह वो, और सवाल जवाब का एक सेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गायब है। यानी आप मुझे ये बताएं कि अभी कल की जो बात है, अब कल है यौम इस्तिसाल कश्मीर, आपने बड़ी तफसील से बात की कि क्या हुआ 5 अगस्त 2019 को, और किस तरह जो मकबूजा कश्मीर का एक खुसूसी स्टेटस था इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर, उसे किस तरह तब्दील किया गया ज़ोर ज़बरदस्ती से, और उससे मस्ख हुआ इंडिया का मज़ीद चेहरा, और कश्मीरियों के जो हुकूक थे वो मज़ीद सलब हुए। तो कल है यौम इस्तिसाल कश्मीर, लेकिन PTI के लिए क्या ज़रूरी है? यौम इस्तिसाल इमरान खान, वो मनाने जा रहे हैं। वो पूरा मुल्क
आप इस्तेसाल करना बंद कर दें, चैप्टर क्लोज हो जाए। सो कार्ड इस्तेसाल तुसी सीरियस हो गए? आप ही ने कहा नहीं, मैंने कहा सो कार्ड ये बाद में आपने लगाया ना, वो आपका इलाका आपने चूंकि पकड़ लिया ना, इसलिए अच्छा पकड़ना चाहिए नहीं था, क्योंकि ये देखें इस्तेसाल किस चीज़ का हो रहा है भाई, जो जेल में उसी का होता है, बाद वाले का आपका थोड़ी हो सकता है। वो मुकदमात हैं, उनका सामना हो रहा है, वो आप अदालतों में लड़ें, इससे ज़्यादा हमने फेस किया हुआ है, वो एक अलग डिबेट है। आपका इस्तेसाल उस वक्त हो रहा था जब जेलों में थे या नहीं था हो रहा? नवाज शरीफ जब जेल में थे, देखिए बात ये तो वो इस्तेसाल में थे या नहीं थे? इस्तेसाल रहा है, मैं क्यों ये बात कहूँ कि नहीं रहा, बिल्कुल रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक डिबेट है ना, कि जिनको आपने 10-10 साल सजाएं दी सर, ये मैं कह रहा हूँ एक डिबेट है ना, हमारे अपने लोग नहीं नायल हुए। आज वो इंटीरियर मिनिस्टर है स्टेट तलाल दानियाल अजीज़। बहरहाल इसका एक सिंगल लाइनर जवाब ये है कि इसमें भी बैठने की ज़रूरत है कि भाई अब आपने अभी बात की ना, इन्होंने अभी की है, अभी APC की है, क्या किया है, उसमें इन्होंने एलानिया जारी किया है कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रिवाइज होना चाहिए। अगेन वो भी एक लाइव डॉक्यूमेंट है, आए बैठे, ये एक पॉलिटिकल बात है। भाई अगर आप सियासी जमात अपने आप को कहते हैं तो सियासत करें ना, इंतशार फितना फसाद तो ना फैलाएं, उसकी इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला KP का जब आपको ये कहे कि हम मुसल्लह होके आएंगे, बंदूकें लेके आएंगे, तो उसके बाद क्या हम इन्हें फूलों के हार पहनाएंगे या हम इन्हें इजाज़त देंगे कि आप आए जनाब इधर एहतजाज करें, और उसकी याद में जनाब बंदूकें लेके? इंतशारी टोला आपने भी कह दिया आज। नहीं, मैं एक दफ़ा नहीं, मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ। ये फेयर नहीं है। जब KP ये कह रहा है CM कि हम मुसल्लह होके आएंगे, आप बंदूकें लेके आएंगे, तो मैं इन्हें क्या कहूँ कि ये क्या कोई तबलीगी टोला है, इंतशारी टोला है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखें कि कल का दिन पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में कितना इम्पोर्टेंट है कि हम कश्मीरियों के इस्तेसाल की बात कर रहे हैं। ये जनाब कश्मीरी इस्तेसाल एक साइड पे, इमरान खान का इस्तेसाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जनाब, उसको लेके फिर रहे हैं। अब इनकी पॉलिटिकल सोच किधर है, मुझे आप बताएं। मैं कोई इनकी पेट्रियाटिज्म को नहीं चैलेंज कर रहा कि कोई कितना ज़्यादा है, लेकिन आपकी हरकतें बताती हैं, आपके अमाल बताते हैं, आपकी सियासी चालें बताती हैं कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ब्रेक ले लें, वापसी पूछते हैं, ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। उमैर साहब, कल वाला दिन आप कैसे प्लान कर रहे हैं? आप कश्मीर जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान ये नारा लगाएंगे, कि इमरान खान को रिहा करो ये नारा लगाएंगे? दोनों नारे भी लग सकते हैं। तो 100% देखें, कश्मीर का जितना मसला मुल्क का है वो हमारा भी है, मुल्क हमारा है, और कश्मीर का जो बासी इस वक्त फेस कर रहा है वो गज़ा से कम तकलीफ नहीं फेस कर रहा। तो और आपको वाई डोंट कि आप कश्मीर से स्टार्ट करें रैली, यहाँ से निकले पार्लियामेंट हाउस से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हो जाए, फिर एंड पे इमरान खान की राइकम दावा भी करें। वो दोनों नारे नजर आएंगे। देखिए कश्मीर का एजेंडा डॉक्टर तारिक साहब को साथ लेके जाएंगे जब आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। डॉक्टर साहब तो शायद कंटेनर लगवा रहे होंगे कर रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं। 100% फैजाबाद ऑनवर्ड्स आप देख लें, दफ़ा 144 का नफाज देखें ना। अगर आपको कश्मीर कॉज है प्यारा, गवर्नमेंट कहती है हमने सेलिब्रेट करना है, तो दफ़ा 144 का नफाज किस चीज़ का? ये तो वो ड्यूल स्टैंडर्ड शो कर रहे हैं ना, कि हमें गिला दे रहे हैं कि जी हम इंतशार कॉज कर रहे हैं, मगर इन्हें अपने एंड का इंतशार नज़र नहीं आ रहा। देखें, ओवरऑल 8 फरवरी का इलेक्शन से बड़ा कोई इंतशार हो सकता है? उस इंतशार को नहीं देखा गया। हमने वो भी जो है ना वो ज़ख़म बर्दाश्त किए हैं, उसके बाद वाली हमारी डिस्क्वालिफिकेशन, रिज़र्व सीटें छीनना, सब कुछ। मगर देखें, मुल्की एजेंडे की बात कह रहे हैं कि हम मुल्की एजेंडे से भाग रहे हैं। हम मुल्की एजेंडे से नहीं भाग रहे, हम इनकी मिन्नत कर रहे हैं, हम इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जो शुरू में आपने बात की ना 27वीं तरमीम की, 27वीं तरमीम किसी का अनफिनिश बिजनेस है जो ये मुकम्मल करने जा रहे हैं, और उसके बाद देखें सियासतदान जो है ना वो धूल चाटते रह जाएंगे। तो इसलिए आज समझने की बात है। देखें, हमारे से जुमानी बात की है कि किसी का अनफिनिश बिजनेस है जिसको ये आप खुद देख लेना कि किस तरफ चीज़ें जा रही है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का तो ये अनफिनिश बिजनेस नहीं है ना। अगर हम कहें कि खुदा न खासा फाटा को हम कहते हैं कि दोबारा से फेडरेशन के हवाले कर रहे हैं, हम सूबों के इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी की सोच रहे हैं, अगर हम FC को ख़त्म करके FC की तरह की एक फ़ोर्स, फेडरल लेवल की फ़ोर्स ज़िले लेवल तक ले जाने की बात करें, तो हम किस तरह की सोच को पाकिस्तान में परवान चढ़ाना चाह रहे हैं? देखिए, ये इनके सोचने की बात है। मैं समझता हूँ कि इन्हें हमसे इतना भी नहीं घबराना चाहिए कि उस घबराहट में ये अपने हाथ कटा दें। देखिए, पॉलिटिक्स करनी है, इसी पाकिस्तान में करनी है, इसी ऐवान के अंदर करनी है, तो कम अज़ कम इस ऐवान को मजबूत करते हैं। आपके ख्याल में ऐवान मजबूत हुआ है या कमज़ोर हो चुका है? देखें, इन फैसलों के बाद क्या ऐवान की कोई बालादस्ती रह जाती है? 26वीं तरमीम ने काफ़ी सिस्टम को वीकन किया है। उसने सिस्टम क्या मतलब, एक रियासती पिलर को तो गिरा दिया ना। अदलिया जब सब्सर्विएंट हो जाए टू द एग्जीक्यूटिव, तो
तो फिर अदलिया की क्या वो वकार रहता है। देखें जजेस आज घुटन का शिकार हैं, सारे जजेस बुरे नहीं, या जजेस जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, मतलब एक आम बंदे से भी आप पंचायती किसी बंदे के पास ले जाएं, ठीक है 9 मई हुआ होगा, 9 मई की आप कहते हैं फुटेजेस हैं, तोड़ फोड़ हुई है, मगर क्या आप किसी का केस एक को सिंगल आउट कर लें? जरताज का बनता है, आपने 10 साल सजा दी, वो तो थी डीजी खान, किस तरह से सजा होगी? देखिए 9 मई को यौम स्याह कहना बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें सजा के अमल को बहुत शफाफियत के साथ आगे बढ़ाना चाहिए था। उमैर न्याजी पे 20 पर्चे कर दें तो उमैर न्याजी पता चले कि उस दिन इस्लामाबाद अपने घर में सोए हुए थे या कराची गए हुए थे, तो फिर वो बात नहीं ना बनती। दूर दूर तक इन्वॉल्वमेंट तरीकाकार वाज़ेह होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और देखें सज़ा किस वजह से दी जा रही है कि वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़े। जिन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ा, जो FIR में नामजद थे, सिमिलर रोल वाले थे, आज तक उन्हें किसी ने पूछा ही नहीं। और ये IO से बाकायदा सवाल भी हुए हैं कि आपने उन लोगों को फलां को शामिल तफ्तीश नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं किया। आपको उस पुलिस वाले ने नहीं बताया जो मेज़ के नीचे छुप के बैठा हुआ था कि किस किस का क्या क्या रोल था? यही तो अब देखें ना, इतनी मज़क्का खेज। अब देखें उसने बेचारे ने क्या बताना, उसको भी तो किसी ने बताया कि तुमने ये बात करनी है। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर ये जो आईनी तरमीम तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन पार्लियामान का अपना वकार और वक़्त उसमें इजाफा हो रहा है दिन ब दिन या कमज़ोर पड़ती जा रही है? मेरे ख्याल में तो पार्लियामेंट की वक़्त दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पार्लियामेंट में जिस किस्म के एहतजाज होते हैं और जिस तरह की हुल्लड़बाजी होती है और जिस तरह की धींगा मुश्ती होती है और बाज़ का वायलेंस भी होता है, एक दूसरे के मुंह पे चांटे भी मार दिए जाते हैं। तो ये अभी हाल ही में पंजाब असम्बली में हुआ है वाक़या। तो ये सारे वाक़यात जब लोग देखते हैं और मीडिया में उनकी फुटेज देखते हैं तो उनकी नज़रों में पार्लियामेंट की और पार्लियामेंटेरियन की वक़्त कम होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर अगर एहतजाज भी करना हो तो वो स्ट्रिक्टली पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक किया जाना चाहिए। घेरा ना डालें, किसी का घेराव ना करें, गालियाँ ना दें, गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल ना करें। तो ये वक़्त में कमी का बायस बनता है। लेकिन एक बड़ी अहम बात उमर न्याजी साहब ने की है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। उन्होंने ये फरमाया है कि ये मौजूदा हुकूमत हमसे इतनी भी ख़ाइफ ना हो और इतनी भी उनकी घबराहट ना हो कि वो घबराहट में कुछ ऐसी तरमीम करें, कुछ ऐसी चीज़ें कर लें जिस पे कल ख़ुद उनको पछताना पड़े। ये बहुत पते की बात की है इन्होंने। और मैं समझता हूँ कि इसका एक पहलू ये भी है कि PTI को भी कोई कदम उठाने से पहले इस बात का इदराक होना चाहिए कि कहीं वो ऐसे काम करके हुकूमत में इतनी घबराहट तो नहीं पैदा कर रहे कि वो डेस्परेशन में ऐसे इकदाम कर दें जो फिर कल को PTI के लिए भी नुकसानदेह आज होंगे और PMLN के लिए कल होंगे। तो PTI को भी अपने इकदाम पे गौर करना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो बदअमनी पैदा करती हो और एजिटेशन का माहौल क्रिएट करती हो, वो मेरे ख्याल में उससे इज्तनाब भी करना चाहिए। और ये जो 5 तारीख का इंतखाब है, ये भी मेरे ख्याल ज़्यादा सोचा नहीं गया। 5 की अगर 6 हो जाती, 7 हो जाती तो क्या फ़र्क पड़ जाता। ये मेरे ख्याल थोड़ी सी गफलत हुई है। सही है आपकी। तो इससे ये एहतजाज, ये जो शिकायत है, ये वजह है कि यौम इस्तेसाल कश्मीर को इसके साथ कोइंसाइड कराना कोई ज़्यादा दानिशमंदी की बात नहीं थी। ये मैं यहाँ आपसे इत्तेफाक करूँगा, ये 5 की बजाय 6 भी हो सकता था, इसमें कोई हर्ज नहीं था। कल 5 वाले दिन 4 वाले दिन कर लेते, उसमें भी हर्ज नहीं था। 5 को 5 कश्मीर के साथ ही मिलाना क्यों ज़रूरी था? इस पर गुरेज चाहिए था डॉक्टर तारिक साहब। लेकिन वो कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है, तो कुछ आप आगे बढ़ें, कुछ ये आगे बढ़ें तो रास्ता निकल आएगा। अभी भी गुंजाइश है, 5 को इनको बोले ना करें, 6 को कर लें, लेकिन फिर 6 को इनको करने दें, फिर कंटेनर ना लगाइएगा। नहीं, गुजारिश ये है कि हमारी तरफ से तो मलिक साहब, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि बहुत संजीदगी के साथ हुकूमत ये चाहती है कि मामला जो है वो खुश असलूबी से चलें और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या अपोजिशन का जो रवैया है वो ज़िम्मेदाराना हो और सियासी हो। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो ये चाहेगी जनाब के उसके 4 साल उस 5 साल दौर में इटवटाई होता रहे। और असम्बली के अंदर भी जैसे वो देखे ना, मैं बिलाल साहब ने कितनी ज़बरदस्त बात की है कि पार्लियामेंट के अंदर जो माहौल इस वक्त आपको नज़र आ रहा है कि अपोजिशन ने और PTI ने कसम उठाई हुई है कि वहाँ पे नॉर्मल जो पार्लियामेंट्री बिजनेस है वो नहीं चलने देना। सर जो आपने 10-10 साल की सजाएं दी हैं, वो आपको नहीं लगता कि आपने भी जलती पे तेल वाला ही काम किया? आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, अपोजिशन लीडरों को भी सजाएं दे दी आपने। चलें, अगर तो ये रवैया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये रवैया अगर तो इन 10 साल की सज़ाओं के बाद हुआ होता ना, अब अगले सेशन में होता, तो मैं आपकी बात से सोचने पर मजबूर होता कि यार ये सज़ाओं की वजह से ये हो रहा है। लेकिन बात यह है कि
इलेक्शन है तो हर इलेक्शन पे एतराज़ रहे हैं, क्योंकि अपना जो इलेक्शन था 2018 का, जो RTS बैठा था 5 साल, उसकी बाज़गश्त आपको नज़र आती रही ना, पार्लियामेंट के अंदर भी, बाहर भी। उस वक्त आप प्रोटेस्ट कर जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आती रही ना बाज़गश्त। आप कहते थे कि इनको दिया गया मैंडेट, ये है नहीं, कहते रहे ना, लेकिन हमने पार्लियामेंट को नहीं उस तरह डिस्टर्ब किया। पार्लियामान बिजनेस जो है वो चलता रहा है, क्योंकि उससे मुल्क चलता है, उससे निज़ाम चलता है, उससे कोई इमरान खान नहीं चल रहे थे, उससे मुल्क चल रहा था। तो आज भी अगर आप मुल्क और सिस्टम को चलाने के रास्ते में इस तरह की रुकावट बनेंगे और इस तरह की रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करेंगे, जो कि तहरीक इंसाफ अमली तौर पे कर रही है और शिद्दत से कर रही है, और उसमें उस शिद्दत में इजाफा हो रहा है। जो आपके वो लोग जो सेन वॉइस मैं उन्हें कहता हूँ, जो सेन एंड पॉलिटिकल वॉइस हैं आपके, उन्हें आप पीछे फेंक देते हैं, और जो आपके इनसेन, और इनसेन से मेरी मुराद इंतशारी है, वही तशद्दुद। ये मुझे कह रहे हैं ना भाई कि जनाब आपको अपना इंतशार नज़र नहीं आता, हमारा इंतशार नहीं है, आपके इंतशार को रोकने के लिए हफ्ज़े बाद तकद्दम के तौर पे हम कुछ इकदाम उठाते हैं। ठीक है जी, ये वो इनका इंतशार है, आपका खलफशार है, सारा लाहौर उखाड़ पिछाड़ दिया। भाई साहब कोई गवर्नमेंट भी होगी ना, वो ये इकदाम उठाती है, ये उसकी मजबूरी होती है। जब क्राउड आते हुए चैलेंज करके आ रहा हो कि भाई मैंने बंदूक इधर रखी हुई है, टोपा कसमा कानून दे, यही कहते हैं ना आप कि हमारा जो कानून है वो हमारी बंदूक है, और वो लेके हम एहतजाज करेंगे, तो फिर उसको रोकना तो कोई गवर्नमेंट होगी रोकेगी। छोड़ दे, क्या हो यार पूरे। और आते कैसे हैं, जत्थे ऐसे आते हैं कि जैसे शहर फतह करने जा रहे हो, नारे ऐसे मार रहे होते हैं कि जैसे यार कोई दो मुखालिफ आर्मीज एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। इस माहौल को आपने पाकिस्तान में कभी भी नहीं देखा। अच्छा, जब इसको छोड़ दें, उससे पहले चले जाएँ, मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, क्या होता था, इमरान खान साहब क्या कहते थे, आज मैं कराची बंद कर दूँगा, आज मैं लाहौर बंद कर रहा हूँ, फैसलाबाद बंद कर रहा हूँ। भाई आप शहरों को बंद करने आए हैं, अच्छा उसके बाद मैं पाकिस्तान को बंद कर रहा हूँ, या इस मुल्क को चलाने की बात करें यार, इसमें खराबियाँ जो है सिस्टम में दूर करने की बात करें। तो ये जो सियासत है जो इन्होंने दी है इस मुल्क को, उसने पाकिस्तान की सियासत ख़राब की है, उसने पार्लियामेंट की तौकीर कम की है, उसने पॉलिटिकल जो ग्रिप होती है सिस्टम पे वो कम की है। पार्लियामेंट का वजन खत्म हो गया। बहरहाल बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत है, नहीं होना चाहिए था इसका एक सेंट्रल रोल है डेमोक्रेसी में। नाखुन है, अगेन आई रिपीट, जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए अभी बजट सेशन में, इनकी अपोजिशन की डेस्कों पे गए, सबसे हाथ मिलाया, और गौर साहब, असद कैसर साहब, बाकी लीडर से, और कही ये बात कि आए बैठे, मेरा चैम्बर हाजिर है, बैठ के बात करते हैं, ज़रूरत है हमें कि बैठने की। और ये बात अगर वो हमारी जो प्राइवेट मीटिंग्स होती है ना, उसमें भी वो कहते हैं यार निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए अगर अपोजिशन से बात की जाए तो ये बेहतर होगा। तो ये हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर है। और मेरे साथ जो जिन लोगों को सजाएं हुई हैं वो सीटें तो ये चंद दिनों में इलेक्शन अनाउंस कर देंगे, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, खान साहब की तरफ से जो मैसेज आया है वो आप तक भी पहुंचा होगा। उन्होंने तो कहा है कि इन सीटों का हमने बाइकआउट करना है, बुनियादी तौर पे इन लोगों के साथ ज्यादती हुई है, इन्हें सजा मिली है इमरान खान के साथ खड़े होने की। ठीक है। तो मगर पार्टी की कल पार्लिमानी पार्टी की डिटेल मीटिंग हुई, 3-3.5 घंटे पे मुहित रही। ठीक है। उसमें पॉलिटिकल लोगों का, मेजॉरिटी का ये ओपिनियन था कि हमें इन सीटों पर लड़ना चाहिए। हमें पता है कि दोबारा से फॉर्म 47 होगा, ये सीटें हमारी हैं, हमसे छीनी जाएंगी, मगर है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए। मगर इसमें जो है ना 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं। इमरान ने कहा है कि बाइकआउट कर दें, लेकिन जो पॉलिटिकल कमेटी है उसका ख्याल है कि कॉन्टेस्ट करें, सीटें खाली नहीं छोड़ें। हमारी तजवीज़ इमरान खान साहब के पास लेके जाएं, वो इस पे भाई हमारी ये राय है, उसके बाद फाइनल। कल आपने प्रोटेस्ट करने अडियाला जाना है? नहीं, कल ज़ाहिर मुलाकात करने जाना है, मुलाकात भी करेंगे। वो इमरान खान को रिहा करो, वो भी नारे भी मारने हैं ना आपने, तो फिर इमरान से कल पूछेंगे भी। देखें इंशाल्लाह मुलाकात का दिन है तो इस पे भी ओपिनियन आ जाएगी। मगर देखें बात है कि देखें इमरान खान साहब ने अगर फैसला किया, मैं अपनी ज़ाती राय इस पे दे रहा हूँ, मतलब मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बड़ा दानिशमंदी का फ़ैसला किया। बुनियादी तौर पर देखें ये बाइकआउट किस सेंस में है, बाइकआउट देखें आपसे बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। देखें ये सीटें को मानी नहीं रखती थी, हुकूमत तो ऑलरेडी 2/3 अक्सरियत करके बैठी है। ये इन लोगों को खालिसतन पनिश किया गया इमरान खान साहब के साथ खड़े होने का। और आज अगर आप अपने ही लोगों को ये मैसेज दे देंगे कि वो लोग इंडिस्पेंसिबल हैं, ठीक है, उन्हें फारिग कर दिया, हम उनकी जगह नए लोग खड़े कर देते हैं, कल चाहे वो जीते ना जीते, तो इन लोगों की कुर्बानियाँ किधर गई? तो ये इस चीज़ का भी अहाता करना चाहिए और सिस्टम को भी मैसेज जाना चाहिए कि अगर इस तरह से हमें आप बाहर करेंगे,
आप कहेंगे कि आखिरी सिपाही भी हमने इमरान खान का नहीं खड़े होने देना, तो ठीक है, फिर हम बाहर ही बैठेंगे। वैसे सियासी निज़ाम में जो आपके इतराज़ात सही हैं, जो सज़ाएँ दी हैं मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, वो तरीक़ाकार ही गलत है जिस पे सज़ाएँ दी गई, लेकिन इलेक्शन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए सियासत। नहीं ठीक है, पॉलिटिकल लोगों ने यही बात की है, मगर मैं समझता हूँ इस वक्त एक मैसेज जाए। देखिए कुछ नॉर्मल नहीं हुआ, देखिए ये जनरल इलेक्शन नहीं है, ये 6-7 सीटें जबरन नेशनल असेंबली की छीनी गई हैं, जो जबरन छीनी जाएं और इस वजह से छीनी जाएं कि हर एक बंदे की एक कहानी है। जब आप डिटेल देखेंगे ना कि हामिद रज़ा ऐसा ही सीख है, ठीक है, जिसका एक और डिफरेंट तरह का रोल है, उसको भी सज़ा दी जाती है। उमर अयूब को एक बयान उसका पकड़ लिया जाता है, उसे उस चीज़ की सज़ा दी जाती है। और बाकी लोगों को देखें, राय हैदर करल है, मतलब ठीक है, वो नून लीग से छोड़ के अभी हमारी तरफ आए, ठीक है, आप उसे सज़ा दे रहे हैं, उसके हल्के की डायनामिक्स देखे, तो ये सारी चीज़ें हैं जो रीड करने वाली हैं। और मैं समझता हूँ कि एक लाइन में सर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जिन बयानात का उमर नियाज़ी जिक्र कर रहे हैं कि किसी के बयान की वजह से किसी को सज़ा दी गई है, ये बिल्कुल हक़ाइक़ के मुनाफी है। और इनसे ज़्यादा सख्त बात वो उमर हों, वो बाकी लोग हों जिनकी 3-4 लोगों की डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, अपना सज़ा हुई हैं, इनसे ज़्यादा सख्त बात करने वाले भी इनकी सफ़ों में बैठे हैं, अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। सज़ा गवर्नमेंट ने नहीं दी, हम मदई नहीं है 9 मई के मुकदमात के, उसकी मदई रियासत है और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम है। हमने ना सज़ा दी है ना गवर्नमेंट का ये काम है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये बात माननी काफ़ी मुश्किल बात है, आपके दिल के करीब काम हुआ है, अब जैसे भी हुआ है बाकी वजाहत ब्रेक के बाद कर लेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उमर नियाज़ी साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, आज के प्रोग्राम से इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।